वेल आज मैं आप सबके लिए कोई अंडररेटेड हॉरर मूवी नहीं बल्कि कुछ असली जिंदगी की हॉरर इंसिडेंट्स लेकर आया हूँ। ये कहानियां दुनिया के अलग अलग कोने से इंटरनेट पर सामने आई, जिन्हें समझना और उन पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन है। और अगर इनमें 1% की भी सच्चाई है तो ट्रस्ट मी दोस्तों, ये दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं जितनी हमें दिखाई देती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द एंड। दोस्तों, हमारी ये पहली स्टोरी मुझे जर्मन में मिली थी और मुझे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ा था। तो अगर कहीं से कोई प्रोनाउंसिएशन इशू है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। हाय, मेरा नाम इवान है और ये स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे बेस्ट फ्रेंड लूका बावर की है, जो हमारे साथ सन 2004 में हुई थी। हम स्क्वॉश वर्ल्ड के फेमस ब्लैक फॉरेस्ट के पास ट्रैवल कर रहे थे फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग के लिए। दिसंबर की रात थी। बाहर काफी तेज स्नोस्टॉर्म चल रहा था और पूरा टाउन डिजर्टेड था। हमने लास्ट मिनट पर एक अबैंडन होटल में रूम बुक किया जिसका नाम होटल वॉलडस था और लोकल से फॉयदिन स्टार्ट मैनर के नाम से जानते थे। होटल काफी पुराना था और अंदर का पेंट भी उतरा हुआ था और हॉलवे में कॉबवेब्स थे और हर तरफ डिम लाइट जल रही थी। रिसेप्शन पर कोई स्टाफ नहीं था, सिर्फ एक ओल्ड लॉग बुक और एक बेल थी। जब लूका बेल बजाता है तो एक ओल्ड वुमेन अपीयर होती है, वाइट हेयर, पेल फेस और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा खालीपन था। काफी बेजान आंखें थी वो बोलती है कि रूम नंबर 30 स्टे इनसाइड आफ्टर मिडनाइट। हम दोनों वहाँ काफी अनकंफर्टेबल हो रहे थे, पर हमने सोचा कि बस एक रात की बात है और इस अबेंडेंड होटल में क्या ही हो जाएगा। रूम नंबर 13 में एंटर करते हुए हमें कुछ ठीक नहीं लगा। रूम की लाइट काफी डिम थी और एक बड़ा सा मिरर वॉल के साथ रखा हुआ था और वहाँ एक पुराना रेडियो था जो बेयरली ठीक ठाक ही बजता था। रात के 11 बज चुके थे। रेडियो सडनली बंद हो गया था। फिर इसमें से एक सॉफ्ट विस्परिंग की आवाज आई और कोई लूका का नाम बोल रहा था। हम दोनों नींद से जाग गए। हम दोनों ने अपने सामने रखे मिरर को देखा और हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक शैडो वहां थी, पिच ब्लैक शैडो, जिसकी आंखें ग्लो कर रही थी। हमें लगा कि हमने कुछ ज्यादा ही बियर पी रखी है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि हम दोनों ही एक टाइम पे उस शैडो को देख पा रहे थे। तभी हमें अचानक से रूम में बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगती है, इतनी कि हमारी ब्रेथ भी विजिबल हो जाती है। मैं आपको सच बताता हूँ, उस रात मैंने लूका को शेक करते हुए देखा, पर उसके फेस पर फियर और डिसबिलीव दोनों था। लेकिन आगे जो हुआ उसे याद करके आज तक मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। वो शैडो मिरर से बाहर आ जाती है और लूका का शोल्डर टच करती है। मैं लूका की तरफ चिल्लाकर बोलता हूँ कि चलो भागते हैं यहाँ से। पर वो होटल जैसे अलाइव हो गया था। हॉलवेज बार बार रिपीट हो रही थी और डोर्स और कॉरिडोर फिजिकली मूव हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग फंस चुके हैं। मुझे बार बार लग रहा था कि हम लोग काफी ज्यादा नशे में हैं, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि ये सेम चीज लूका के साथ भी हो रही थी। बाहर तेज स्नोस्टॉर्म के साथ साथ हमारी पैनिक भी बढ़ रही थी। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और 12 बज चुके थे। हम ट्राई करते हैं एलिवेटर से नीचे जाने का, पर एलिवेटर अंदर से लॉक हो गया। लूका के हाथ मुझे ग्रैब करता है और उसकी आंखों में मुझे पूरा पैनिक का रिफ्लेक्शन दिख रहा था और मेरा भी दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हम वही शैडो को अपनी तरफ वापिस आता हुआ देखते हैं, एक सॉफ्ट हमिंग साउंड के साथ। और सबसे डराने वाली बात ये कि ये वही गाना था जो ओल्ड लेडी गुनगुना रही थी। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि वो सॉन्ग बिल्कुल भी ह्यूमन की तरह नहीं थी। वो एक डेडली विस्पर की तरह थी जो पूरी तरफ फैल गया था। अचानक से वो शैडो गायब हो जाती है और मैं और लूका बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी एलिवेटर का दरवाज़ा खुल जाता है। मैं और लूका तेजी से सामने वाले रूम की तरफ भाग जाते हैं और सरप्राइजिंगली ये वही रूम 13 होता है। लूका और मैं डर के मारे कांप रहे थे। मैं अपनी घड़ी की तरफ देखता हूँ और रात के 1 बज चुके थे। हम लोग फिर ट्राई करते हैं कि एलिवेटर से नीचे जाएं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये हमारी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। हमारे लिए सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट तब था जब शैडो एलिवेटर में लगे हुए उस मिरर में डिसअपेयर हो जाती है और फिर उसी मिरर में हमें एक दूसरा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उस रिफ्लेक्शन में लूका अकेला था, पर उसके बगल में वही शैडो थी। शैडो खुद ही एग्जिस्ट कर रही थी। मैंने तुरंत एलिवेटर का डोर ओपन करने की कोशिश की, लेकिन अब कॉरिडोर इनफाइनाइट लग रहा था। डोर्स रिपीट हो रहे थे, हॉलवेज ट्विस्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि होटल मानो खुद ही जीता जागता हो। हम दोनों डर के वापस उसी कमरे में चले जाते हैं। अचानक से वो शैडो हम दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई और सिर्फ हम दोनों को घूरने लगी। और तभी लूका डिसअपियर हो गया, जैसे कि कोई उसे हवा में उठा ले गया। मैंने पूरा रूम सर्च किया और उसका नाम चिल्लाता रह गया, पर कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि मैंने उसका लास्ट टच अपने हाथों पर फील किया। उसके बाद मानो उसका एग्जिस्टेंस ही वैनिश हो गया।
सुबह मैंने अथॉरिटीज़ को वहाँ बुलाया। उन्होंने पूरा पूरा होटल छान मारा, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन उसी कमरे के एक टेबल पर वहाँ एक नोट मिला जिसमें साफ साफ लिखा था, विंटर नेवर एंड्स हियर। लूका उस टाइम के बाद आज तक गायब है और मैं नहीं जानता वो कहाँ गया। मुझे अभी भी लगता है कि रूम नंबर 13 किसी का इंतजार कर रहा है। और मैं आपको जो ये बता रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरा और लूका का एक सच है। ये बात 1991 की है। उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली वर्जीनिया के बाहर शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने अपना पूरा घर सेल पर कर दिया था। ये रिसेशन का टाइम था, तो उसके डैड को एक ऐसा ऑफर मिला जिसे वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते थे। उनका घर एक दूसरे साइड में था, एक पुराने क्लासी एरिया में। उनका घर काफ़ी बड़ा था, 4 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक डिटैच गैराज, जिसमें एक लंबी ड्राइववे जिसमें एक बोट और आरवी आराम से आ सकते थे। नेबर ज़्यादा पास नहीं रहते थे। सामने एक बड़ा सा ट्री था और बैकयार्ड में कुछ छोटे ट्रीज, जिनमें से एक फ्रूट भी था, शायद ऑरेंज का। पैकिंग के टाइम मैं भी हेल्प कर रहा था। उसके डैड ने मुझे और मेरी मॉम को बुलाते हुए कीज देते हुए बोला, बेटा जब तक घर सेल नहीं होता तो तुम कुछ दिन तक यहाँ रुक जाना, क्लीन कर देना और थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करना, और कभी कभी रात को यहाँ स्टे करना, ताकि लोग ये ना सोचे कि घर अबेंडेंट है। उन्होंने कैश देना चाहा, लेकिन मैंने साफ रिफ्यूज़ कर दिया। बोला मैंने फ्री में कर दूंगा। मुझे ये पता था कि उस समय अबेंडेंट घरों में काफ़ी लोग घुस जाते थे और वहाँ का फर्नीचर चुराते थे, या बद से बदतर उस घर को कब्जा कर लेते थे। इसलिए मैंने बोला कि मैं ये फ्री में कर दूंगा। पहले कुछ दिन मैंने वहाँ जाकर बस सफाई की, वहाँ की किचन बाथरूम सबको एकदम क्लीन रखा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब रात को स्टे रख के देखूंगा। मैं अब वहाँ अपना स्लीपिंग बैग ले आया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में सोया क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। रात को मैं वहाँ लाइट ऑन करके सोया, लेकिन अचानक मैं आधी रात को उठ गया और मुझे पूरा रूम फ्रिज जैसा ठंडा लग रहा था। बाहर वैसे इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अंदर मुझे काफ़ी अजीब सा फील हुआ। लेकिन फिर भी मैंने हीटर ऑन किया और दोबारा सो गया। अगले दिन जब मैंने ये दोस्तों को बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि रात ज़्यादा ठंडी नहीं थी। तब मैं उस टाइम कुछ समझ नहीं पाया। फिर एक और रात मैंने वहाँ स्टे करने का सोचा। मैं अपने साथ एक छोटा टीवी भी ले आया था एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन फिर उसी टाइम पे मेरी नींद खुल गई। वियर्ड राइट। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई झाड़ू गिर गया हो। मैंने चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर मैं बाथरूम गया, लेकिन मुझे वहाँ लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे फुसफुसा रहा हो। मुझे उसके डैड की वार्निंग याद आई कि घर में कोई घुस सकता है, इसलिए मैंने सारी लाइटें ऑन कर दी और फिर चेक किया तो पोर्च, बैकयार्ड, रूम सब कुछ लॉक था। वापस आया तो देखा टीवी बंद हो गया है। मुझे थोड़ा डर लगने लगा और उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। मैंने उसे बताया कि मुझे रात में अचानक से ठंड लगने लगती है और मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। तब उसने कैजुअली बोला, हाँ मुझे पता था तू ये फील करेगा। मुझे भी घर में कभी अकेला रहना पसंद नहीं था। वहाँ पर हमेशा से अजीब चीज़ें होती रही हैं। और फिर मुझे शौक लगा। मुझे ये पता चला कि घर हॉन्टेड था और उन्होंने ये बात मुझसे अब तक छुपाई रखी थी। फिर उसके डैड ने बोला कि अब तुम्हें रात में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेबर्स आ गए हैं। बस तुम दिन में कभी कभी जाकर चेक कर लेना। एक दिन मैं शाम के टाइम वहाँ गया, लाइट्स ऑन की और बाथरूम यूज़ कर रहा था। बाथरूम में एक बड़ा सा मिरर था जो हॉलवे दिखाता था। तभी मैंने क्लियरली देखा कि एक फास्ट शैडो वहाँ क्रॉस की। मैंने जोर से चिल्लाया, हेलो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस टाइम मैं भाग के वहाँ से घर से निकल गया। अगले दिन अंकल ने बोला कि रात को 11 बजे उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि घर की लाइट्स ऑन थी, लेकिन मैं तो वहाँ 7 बजे निकल गया था, यानी घर पे कोई और था। उस इंसिडेंट के बाद थोड़े टाइम तक मैं कैजुअली जाकर वहाँ चेक करता रहा और फाइनली घर सेल हो गया। मुझे काफ़ी सुकून मिला कि मुझे दोबारा उस मनहूस घर में नहीं जाना पड़ेगा। ये बात सन 2006 दिल्ली की है। रोहित मेरे ग्रुप का सबसे चिल बंदा था, पर उस साल उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करने पर आज तक मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। वो और उसके कुछ दोस्त एक पुराने 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। रेंट सस्ता था इसलिए सब कोई खुश था, और एक रूम में हमेशा ताला लगा रहता था। ओनर से पूछने पर वो उसे बोलता था कि वो बस एक स्टोर रूम है। हमें इससे कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन रोहित को पहले दिन से उस रूम के आसपास कुछ अजीब सा फील होता था, जैसे एक अजीब सी बदबू और एक अनयूजुअल ठंड। फिर एक रात जब रोहित घर पर अकेला था तो उसे कुछ सुनाई दिया, धीरे से नॉकिंग, जैसे कोई लकड़ी के दरवाजे पर ठप ठप कर रहा है। उसने सोचा शायद कोई मस्ती कर रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो सब सच था। उसने ताला चेक किया तो उसे वो खुला मिला, जैसे कि ताला बस अटका कर रखा हुआ हो। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसने अंदर टॉर्च जलाया और जब रोशनी पड़ी तो उसे वहां कुछ पुराना सामान दिखा। एक पुराना ट्रंक और एक बड़ा सा मिरर नजर आया। मिरर पर क्रैक्स पड़े हुए थे। रोहित ने मिरर पर लाइट डाली तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे अगर मैंने देखा होता तो शायद रोहित का ये सच बताने के लिए जिंदा भी नहीं बचा होता। उसे अपने पीछे एक औरत खड़ी मिली, हरी साड़ी में, उजले बाल और आंखों में बिल्कुल खालीपन। रोहित ने अपने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर मिरर में देखा और वो औरत उसके और नजदीक आ गई थी।
बस उस रात के बाद से रोहित वैसा नहीं रहा जैसा वो था। हर जगह उसे वही औरत दिखने लगी, कभी किचन में, कभी बाथरूम मिरर में। उसे रात में अजीब आवाजें आने लगी, फुटस्टेप्स की और विस्परिंग की। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो और उसके पीछे फुसफुसा रहा हो। हमने ओनर से पूछा और हमारे बहुत फोर्स करने पर उसने बताया कि उसकी वाइफ ने उसी रूम में सुसाइड किया था। फिर हमें पता चला कि सच क्या है, पर सबसे डराने वाली बात थी रोहित का रिएक्शन। वो उस औरत के रिफ्लेक्शन को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। दिन ब दिन उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। उसने क्लासेस छोड़ दी थी, खाना खाना कम कर दिया था। सुबह से रात तक वो बस अपने बेडरूम के मिरर को घूरता रहता था। हम सब ने उसको संभालने की बहुत कोशिश की, उसकी गर्लफ्रेंड ने, दोस्तों ने, सबने उससे बात की, पर कुछ काम नहीं आया। उसका बिहेवियर दिन पर दिन रियलिटी से कटने लगा था। एक दिन मैंने देखा कि वो अपने कमरे के मिरर पर छोटे छोटे क्रैक्स बना रहा है, जैसे वो उस रूम के मिरर को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो। बात काफी अजीब थी, पर उसके लिए शायद वो कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश थी। फिर एक रात सब खत्म हो गया। सुबह जब मैं बाथरूम गया तो मुझे वहां रोहित की लाश मिली। उसने अपने हाथ की नसें काट ली थी और उसका चेहरा मिरर की तरफ था, और उसने मिरर पर अपने खून से लिखा हुआ था, अब हम दोनों साथ हैं। मैं उस वक्त सिर्फ खामोशी से उस लिखावट को देख रहा था। अब मैं आज भी यही सोचता हूँ, क्या वो किसी फोर्स ने करवाया या सिर्फ उसका ये दिमाग था जो उसके साथ खेल खेल रहा था। ये जो भी था, इस इंसिडेंट ने मुझसे मेरा सबसे करीबी दोस्त छीन लिया। ये रियल है और रोहित की कहानी हमेशा मेरे साथ रहेगी। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग गाइस। यही थी इंटरनेट पर सामने आई अनगिनत रियल लाइफ पैरानॉर्मल स्टोरीज में से कुछ स्टोरीज, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल टेरर टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।